Hello, students. Hello and welcome once again to our one and the only show, Achievers Adda, where we are going to discuss something very, very important. Students, I am emphasizing on this particular video. Why? Because today we have a very special guest, and I will introduce to you that who is the special guest. First of all, let me tell you, this is Ratnesh, and I welcome you in this Achievers Adda show, where we are going to discuss with our one and the only aspirants, that not rather aspirant, but selected candidate in RRB स्केल 2, दैट इज बैंकिंग एंड ऑफिसर स्केल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कपिल उपाध्याय जी, जिनसे हम बात करेंगे बिल्कुल, और बहुत सारी जानकारी ऐसी साझा करेंगे स्टूडेंट्स आपके लिए, स्पेशली जो यहाँ पर उपस्थित हैं आज इस स्टूडियो में लाइव आपके सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, कई बार आपके सामने ऐसी समस्याएं आती हैं, कई बार ऐसे पड़ाव आते हैं जीवन में जिनसे आप हताश हो जाते हैं। मेरे समझ में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, सोच सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हताश होने की वजह बहुत होती होंगी, परंतु उन वजहों को पार करके अपने लक्ष्य को हासिल करना कैसे करना है, कैसे सीखें, वो बिल्कुल आज हम कपिल जी से साझा करेंगे और पूछेंगे इनसे। एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ सीखेंगे, एग्जैक्टली सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा और आप भी सीखेंगे कि जीवन में अगर असफलताएं सामने आ रही हों तो उनसे लड़ करके कैसे आगे बढ़ें और हासिल करें अपनी जो हमारा लक्ष्य है, जो आपने देखा है, जो सपना बुना है, वो कभी भी फेल नहीं होता। ये सीखने को मिलेगा। तो आपका पहले तो कपिल जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और कुछ बताएं, कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स को हमारे साझा करें और बताएं क्या उनके लिए बेहतर हो सकता है और क्या गाइडेंस देंगे। तो सबसे पहले आप अपने बैकग्राउंड से शुरू करें पहले तो सर, मेरा नाम कपिल है और मैं हरियाणा को बिलोंग करता हूँ। ओके। वैसे पिछले 20 साल से मैं दिल्ली में रहता हूँ। ओके। और मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो बीटेक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ओके। बीटेक जो है मैंने 2012 में शुरू करी थी, ख़त्म करी थी अपनी। ओके। और उसके बाद आईटी में उस टाइम थोड़ा रिसेशन था, तो कहीं ना कहीं आईटी जॉब्स को लेकर मैं भी इनसिक्योर था। ओके। तो कहीं ना कहीं एक माहौल चल रहा था कि गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करी जाए, और मैं भी उस भीड़ के साथ अच्छा लग लिया। अच्छा। और जब भीड़ में मैं चलना शुरू किया मैंने, तो ये पाया कि जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं काफ़ी कठिन है। ओके। मंजिलें दूर लगती थी, लेकिन तैयारी करते करते मेरा जो पहला सिलेक्शन था वो LIC ऑफ इंडिया डेवलपमेंट ऑफिसर में हुआ। अच्छा, पहला आपने सिलेक्शन जो है वो LIC डेवलपमेंट ऑफिसर में लिया। Yes. ओके, वेरी गुड। ये कौन सा ईयर था आपका? ये 2013। ओके। तो उसके बाद फिर 2013 में मैं सिलेक्ट हो गया। ओके। काफ़ी खुश था, घर वाले भी काफ़ी खुश, माहौल एकदम सब पॉजिटिव। बट ज्वाइन करने के बाद कहीं ना कहीं जॉब की रियलिटीज़ मालूम पड़ी। मैं ये नहीं कहता कि जॉब बुरी थी, बट कहीं ना कहीं वो मेरी क्वालिटी से मैच नहीं करती थी, और मैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी नहीं कर पा रहा था जिस तरह की वो जॉब थी। अच्छा। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करूँगा। अच्छा। तो मैंने उस जॉब के साथ जब प्रिपरेशन करनी शुरू करी, तो कहीं ना कहीं एक दो नाव में पैर थे। अच्छा। जॉब में भी था और तैयारी भी कर रहा था। तैयारी भी थी, सही बात। कंपटीशन टफ था, Obviously. घर से दूर था, डिप्रेशन भी था, तो एग्जाम्स क्रैक नहीं हो रहे थे। सही बात है। समहाउ ये हुआ कि जो मेरा प्रोबेशन था करंट जॉब में वो भी ओवर होने को आया। ओके। तो फिर मुझे लगा कि यार ये राइट टाइम है, अगर मैं इस जॉब में कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ या इस जॉब में मुझे दिक्कतें आ रही हैं, तो उस जॉब की इनसिक्योरिटी के चलते हुए इस जॉब को मैं आज ही छोड़ देता हूँ। अच्छा। ठीक है, उस टाइम मेरी उम्र थी 25 साल। टफ डिसीजन। ठीक है, अराउंड 24-25 उम्र रही होगी। और मीन टाइम क्या हुआ था कि कहीं ना कहीं जब लड़का जॉब में होता है, खासकर सरकारी का तो टैग था ही। सही बात है। तो घर वालों को चिंता होने लग जाती है कि शादी कर दें इसकी अब। सही बात है, सही बात है। तो दोस्तों, फिर उसके बाद मेरी वाइफ जो है, मैं उनसे मिला और शादी की तारीख पक्की हुई और शादी हो गई। और उसके बाद ही कहीं ना कहीं मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं अब जॉब छोड़ दूँगा। ओके। तो जो मेरे इन लॉज हैं उन्होंने मुझे इस बारे में सपोर्ट किया। मेरे जो फैमिली है ओके। उन्होंने मुझे समझाया। ओके। तो ये डिसीज़न लेते हुए और अपनी वाइफ से सलाह मशवरा करने के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी। ओके। उसके बाद मैं अपने घर पे दिल्ली वापस आ गया। और दिल्ली आने के बाद कहीं ना कहीं एक जो सोशल एक क्वेश्चन मार्क है, एक प्रेशर जैसा होता है। प्रेशर हो सकता है, सवाल उठने लग जाते हैं। सवाल उठने लग जाते हैं समाज के लोगों के आसपास के कि क्या हुआ और क्यों जॉब छोड़ दी, पता नहीं कर भी रहे थे नहीं कर रहे थे। ओहो, डाउट होता है। तो कहीं ना कहीं कहना बहुत आसान है, बट जिसके ऊपर बीतती है उसके लिए कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है, सच बात है।
तो कहीं ना कहीं वही है, इंट्रोवर्ट मैं हो गया था, काफ़ी लोगों से कटना शुरू कर दिया और बातें भी बहुत बंद कर दी मैंने। ओके। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब मैं किसी से बात करता हूँ तो वो ये पूछता है भाई क्या कर रहे हो आज, क्या कर रहे हो। और जो मेरे साथ के लोग थे वो तो कर ही रहे थे, और जो नहीं भी थे साथ के तो वो काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं अपनी लाइफ में, अपने मुकाम पे काफ़ी हासिल कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उस एक तालाब में जहाँ पर सारे मतलब राजा हैं, तो वहाँ पर एक फकीर बन के बड़ा बुरा लगता है। बड़ा बड़ा बुरा लगता है। तो इसलिए फिर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल दिक्कत बहुत आ रही थी भाई। एक तो शादी, कहीं ना कहीं मॉरल सपोर्ट जरूर था, पर फाइनेंशियल एक सपोर्ट होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मतलब जो भी आपने अर्निंग्स की थी, क्या वो भी आपकी कहीं लग गई इन सब चीज़ों में, खर्चों में? कहीं ना कहीं देखिए, मैं आता जाता था, उसमें खर्च होता था ऑब्वियसली। और शादी हुई थी नहीं तो भाई एक पैसे लग गए उसमें, एक्सपेंस होता है। सही बात है। तो और कोई LIC की जॉब भी कोई इतनी मतलब ल्यूक्रेटिव नहीं थी कि मतलब obviously. कोई मुझे वहाँ पर फ्लैक्स में इनकम हो रही है। गवर्नमेंट जॉब में जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। हाँ एग्जैक्टली। तो उस फंड के साथ मैं ज़्यादा कैरी नहीं कर पाया अपने आप को, और आफ्टर 6 months आई स्टार्टेड फीलिंग suffocated and I started feeling helpless, and I was not having any kind of support, financial, rather whereas my father is working with सेंट्रल गवर्नमेंट, बट कहीं ना कहीं होता है ना, एक खुद का स्वाभिमान होता है कि नहीं यार अपने आप ही करना है, जो करना है अपने खर्चे खुद निकालने हैं। और फिर तो ये चीज़ें आई, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन कर दूँ। ओके। तो फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब हर चीज़ का मेरी लाइफ में बहुत सपोर्ट रहा है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओके, जो कि लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मैंने वो ज्वाइन करी और वहाँ मुझे अच्छा पैकेज मिला। ओके। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल दिक्कत तो ख़त्म हो गई। अच्छा। और बिजी भी हो गया, तो एक मॉरल जो डाउन हो रहा था मेरा, वो भी कहीं ना कहीं फिर बैलेंस हो गया। बट समहाउ जो प्राइवेट जॉब की जो एक दिक्कतें हैं, जिसके बारे में हर कोई जिक्र करता है, या जिस वजह से लोग गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं। आपका कहना मतलब आपका फाइनेंशियल प्रेशर रिलीज हो चुका था, बट आपकी एक जो एक टैग था वो पब्लिक वाला, मतलब एक गवर्नमेंट जॉब का टैग नहीं मिला था अभी। यस, वो एक कहीं ना कहीं मन में, बिल्कुल वो चीज़ मन में बहुत आती थी। कहीं ना कहीं प्रेजेंट जॉब में मुझसे पूछते थे कि यार मतलब LIC से लाइफ इंश्योरेंस क्यों प्राइवेट में आ गए। तो हालांकि लोग क्वालिटीज़ पे मेरी शक नहीं करते थे, सोचते थे कि LIC से आया हूँ तो ऑब्वियसली आई डू ए ब्लास्ट इन प्राइवेट कंपनीज। बट कहीं ना कहीं मॉरल डाउन था। तो और फिर फादर जैसे है ना, मतलब एक रेपुटेड जॉब पे है, तो जो सर्कल है वो भी सब रेपुटेड है। तो सब लोग बोलते हैं अच्छा मेरा लड़का तो यार बैंक PO कब का बन चुका, 2 साल पहले ही। अच्छा, ठीक है। और मेरा लड़का IIT ज्वाइन कर चुका है, या एयरफोर्स में पायलट बन चुका है, आर्मी में लेफ्टिनेंट बन चुके हैं, क्योंकि मैं खुद भी एयरफोर्स स्कूल से हूँ। ओके। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत गहरी हुई थी। अच्छा, एक सवाल है मेरे मन में आ रहा है, स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा शायद, कि जो फैमिली के जो रेपुटेशन का प्रभाव होता है बच्चों पर, क्या वो किस हद तक है, मतलब क्या वो सही है, दैट इज़ फैक्टफुल और नॉट? क्योंकि मैंने देखा है, जैसे मान लीजिए आपके फादर हैं, आपके कोई पेरेंट्स हैं, वो बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ा उन्होंने, अच्छी जॉब करी उन्होंने, अब उनके जो कलीग्स हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चे अच्छे कर रहे हैं, तो उसका प्रेशर आता है, ये इज दिस लाइक रिक्वायर्ड और नॉट? और अगर है भी, बच्चे पर अगर एस्पायरेंट पे है, आप पर है, हम पर है, किसी पर है, तो उससे हम कैसे बचें, या क्या है? जैसे आपने फेस करा तो बहुत ही एक ऐसी चीज़ है ये। हाँ देखिए, ये तो एक नेचुरल सी बात है। अगर कल को मैं भी एक पेरेंट होऊंगा तो मेरे अंदर भी नेचुरल स्वभाव है कि आता है कि यार अगर मैं एक बैंक ऑफिसर हूँ तो मेरा लड़का उससे ऊपर जाए। ठीक है, ये तो नेचुरल है। मैं पेरेंट्स को उसमें दोषी नहीं ठहराऊंगा। अच्छा, बट हाँ ये है, ये माहौल जरूर बन जाता है, और उस माहौल को हमें टैकल करना है। मतलब हम एक्सपेक्ट करें बच्चों से कि हाँ चूंकि मेरे फ्रेंड के बच्चे ने ऐसा करा है, वो इंजीनियर बना है, तो तू भी बन। हाँ, मतलब एक्सपेक्टेशन तो देखिए हर इंसान की रहती है, और हर जीव से रहती है। ठीक है, हम जिससे प्यार करते हैं उससे एक्सपेक्टेशन बन जाती है जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो और एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना ही तो सक्सेस है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुश्किलों से आगे बढ़ के और उनसे खरा उतरना। तो वो चीज़ जो प्रेशर है वो काफ़ी रहा। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि वो खुद का बनाया हुआ होता है। हाँ, ठीक है, खुद का बनाया हुआ होता है, बट वो रहता है। तो उसके बाद फिर मैंने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जॉब जो है करीबन 1 साल करी। ओके। और मैं हर पल ये, जब भी मैं डांट सुनता था अपने बॉस की, तो मैं हमेशा ये सोचता था आज छोड़ दूंगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा। और आज छोड़ते 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 वो 1 साल पूरा मैंने निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं उसमें अगेन जॉब तो सिमिलर थी, मैं उल्टा प्राइवेट में आ गया था। सेम काम कर रहा था, दिल्ली में कर रहा था, बट प्राइवेट में आ गया था। अच्छा। फिर कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि मैं जॉब स्विच करूंगा। अच्छा। और मैं फिर PNB मेटलाइफ के साथ बहुत ही टेम्परेरी टाइम के लिए मैंने ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा। तो मुझे एक PNB की ब्रांच मिली। अच्छा। और उस PNB की ब्रांच में मैं एज ए सेल्स मैनेजर बैठता था, मतलब बट वो प्राइवेट रोल होता है,
का पीएनबी का नहीं होता है, वो पीएनबी मेटलाइफ एक प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, बट उनके लोग बैंक के इंश्योरेंस चैनल में ब्रांच में बैठते हैं और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए डील करते हैं। ओके जो customer- अच्छा, आपका मतलब जो वर्क स्ट्रक्चर है, वर्क स्टाइल है, वो भी चेंज हुआ फर्स्ट जॉब से लेके यहाँ तक, पीएनबी हाँ, तक? थोड़ा मतलब एक क्योंकि उसका एलआईसी का काम अलग था। बिल्कुल, फिर आपने जो ये सेकंड कंपनी ज्वाइन करी है ना, उसमें सेम था। उसमें सेम था, और बट third- यहाँ पर आके चेंज हो गया। यहाँ पर आके ये था कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर रिक्रूट नहीं करने पड़ते थे, बट बैठ के कस्टमर को क्रॉस सेलिंग करनी होती थी। ओह, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा था। यहाँ पर मेरा था पर मंथ आपको 5 to 6 लाख रुपीज़ का प्रीमियम इकट्ठा करना होता था। ओह, तो और क्या है, आज की डेट में क्या है, जो कस्टमर बैंक में अप्रोच करते हैं तो उनसे लाइफ इंश्योरेंस के लिए पैसा निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा। और बट ये है कि हाँ, काम कोई बुरा नहीं होता है, बट ये है कि फिर वही अगेन कि भाई क्वालिटी उस तरह से मैच नहीं कर रही थी, सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था मुझे। तो फिर वही फिर अगेन वही शुरू हो गया कि अब इस जॉब को भी कैरी करूँगा। अच्छा, ठीक है। और क्योंकि क्या ना, छोड़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत क्योंकि मुश्किल मेरा पैसा आना शुरू हो गया। करीबन उस टाइम मुझे ऐसे 35,000 रुपये करीबन आते थे। तो मुझे लगता है यार 35,000 रुपये आ रहे हैं तो ठीक है, क्या बुरा क्या है इसमें। ठीक है, जॉब वाले सब सुन लें भाई ध्यान से, जितने भी जॉब कर रहे हैं और वो सोचते हैं ठीक है बढ़िया चल रहा है, चलने दो, अभी सुनते जाओ। हाँ, तो फिर 35,000 रुपये आने शुरू हुए। तो अच्छा, मतलब सब चीज़ थी, मतलब मैं हर चीज़ अपनी इंजॉय कर रहा था, हर चीज़ खरीद रहा था, बट कहीं ना कहीं मैं गड्ढे में भी जा रहा था। एक मतलब मुझे जो पीछे जो एक मैं खुद का गड्ढा खोद रहा हूँ वो नहीं दिख रहा था। ओके। ठीक है। समहाउ क्या हुआ कि थोड़ा बिजनेस लो था, तो मेरे जो मैनेजर है इमीडिएट, उन्होंने मुझे खूब सुना एक दिन। अच्छा। और काफ़ी कंप्लेंट्स वगैरह एंड ऑल, तो उन्होंने कहा कि आप काम आपसे हो नहीं रहा है, तो फिर कैसे करोगे। मैंने कहा सर मैं कर रहा हूँ बट मुझसे होता नहीं है, क्या करूँ। तो समहाउ क्या हुआ, उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब प्राइवेट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, काफ़ी दूर। अच्छा। रोहिणी के किसी एक गांव वाली ब्रांच में। ओहो। तो रोहिणी मेरे लिए आर के पुरम से जाना कहीं ना कहीं 2 घंटे का कुछ जर्नी थी वन साइड। और उसी सेम डे मेरे जो रीजनल मैनेजर थे उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया विजिट करने के लिए कि भाई ये क्या चल रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब क्या करना है, करना क्या आपको। बिल्कुल एग्जैक्टली सिचुएशन। तो मैंने कहा मतलब सर मैं ना, मतलब वो बोलते कि यार आपका जो एटीट्यूड है वो मतलब इन जॉब्स में नहीं चलेगा, प्राइवेट जॉब में। या तो आप अपना एटीट्यूड चेंज कर लो जॉब के अकॉर्डिंग, या फिर आप जॉब चेंज कर लो। ठीक है। तो उस दिन मेरा माइंड मेकअप कर लिया मैंने, मैं जॉब चेंज करूँगा, मैं ये जॉब नहीं करूँगा। तो फाइनली मैंने रिज़ाइन किया। कुछ लोग मेरी लाइफ में रहे हैं उस दौरान खास, जिन्होंने मुझे उस रिगार्डिंग मोटिवेट किया, और कहीं ना कहीं वही जिम्मेदार है कि मतलब मैं आज जाऊँ। और मैक्स लाइफ में भी ऐसे लोग थे, पीएनबी मेट लाइफ में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं, कहीं ना कहीं वो मेरी हिडन क्वालिटीज़ को मतलब देखते थे कि यार कर सकता है। ये तो फिर वही वाली बात याद आ गई मुझे कि लास्ट में बोला गया होगा भैया पैसे कितने लोगे ये बता दो। हाँ। है ना, कुछ इस टाइप से। हाँ, फिर तो बस फिर उसके बाद फाइनली जब मैंने 2 फरवरी को जॉब छोड़ी थी पिछले साल, और उसके बाद 13 फरवरी को मैंने करियर पावर में एडमिशन लिया। ओके। और उसके बाद मैंने एक समर वाला बैच ज्वाइन किया बैंकिंग का। ओके, वेरी तो बस प्रिपरेशन शुरू हुई, जो हमारे सब मेंटर्स हैं, जो फैकल्टी है, उनसे मुलाकात हुई। वेरी गुड। माहौल मोटिवेटेड था काफ़ी, कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी, लोगों की सेम परेशानी, मतलब एक होता है ना कि सहारा मिल गया सबका कि हाँ मतलब बहुत लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, अभी तो पूरी दुनिया है। जब एक चोट खाया इंसान अस्पताल पहुंचा, देखा बहुत सारे लोग चोट खाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब सबको देखा तो लगा नहीं यार अभी मतलब और भी है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हाँ, बहुत कुछ। और लिटरली मैं ये भी कहूँगा काफ़ी लोग हैं मेरे साथ के जो 2012 क्या मतलब 2011 बैच पास आउट हैं, 13, 14। तो कहीं ना कहीं सब एक ही तालाब में, मतलब एक नदी में तैर रहे हैं कि बस तो किस्मत के साथ तैरते जा रहे हैं। तैरते जा रहे हैं। तो प्रिपरेशन तो एक अलग पॉइंट है, बट एक मोरल, एक अपने आप में अपने को संभालना, वो एक बहुत ही दूसरा पहलू है ज़िंदगी का। तो फिर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में आया। कोचिंग इंस्टीट्यूट में आने के बाद फिर जो चीज़ हमने पढ़ी, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से, देखिए जब मैं जॉब कर रहा था तो एक ट्रेंड नहीं मालूम था मुझे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि वो आप मार्केट से दूर है। बिल्कुल दूर हूँ, जो प्रिपरेशन की मार्केट है ऑब्वियसली। तो एक ट्रैक मिला। Exactly. मतलब क्योंकि आदमी क्या लाइफ में ट्रैक चाहिए चलने के लिए, अगर ट्रैक नहीं है तो भटक जाएगा। तो ट्रैक मिला, और ट्रैक के सहारे ये लगा कि हाँ हो तो सकता है, मगर टाइम नज़र नहीं आ रहा था कब तक होगा। ये लग रहा था शायद 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए। तो बट हाँ, मेरे पास एक नेगेटिव पॉइंट था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं ज़्यादा टाइम ले नहीं सकता था अपने आप के लिए। शायद यही पॉजिटिव पॉइंट निकला बाद में। बिल्कुल हो सकता है। तो मैंने अपनी डेडलाइन सेट कर ली थी कि मैं दिसंबर, क्योंकि 1 साल बिना पैसे के काटना, चाहे आपने कितने भी पैसे जमा कर लिए हो, अब आप
कि जब रिक्वायरमेंट आती है, अगर आपने मोबाइल ही ले लिया तो वही आ गया 20,000 रुपये का। तो सही बात है, सही बात है। ठीक है, करेक्ट। 2 से 1 80 पहले ही हो गए तो फिर ये बर्थडे और वो बर्थडे, तो मतलब सही फाइनेंशियल सोशल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको आप निगलेक्ट कर नहीं सकते, आप उनसे भाग नहीं सकते, बिल्कुल नहीं भाग सकते। तो फिर क्या हुआ कि जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करी, मैं अपनी स्ट्रैटेजीज पे आऊँगा। तो स्ट्रैटेजी ये रही कि कहीं ना कहीं पैटर्न डायनेमिक है बहुत ज़्यादा, चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं। तो मैंने जून में एसएससी में भी एडमिशन ले लिया। ओके। कि उस टाइम सीपीओ का एग्ज़ाम था। ओके। तो मैंने एडमिशन लिया और उसके बाद मैंने एसएससी भी पढ़ना शुरू किया। बट समहाउ मैंने 1 हफ्ते या 2 हफ्ते जाके मेरे से मैनेज नहीं हुई दोनों क्लासेस। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि नहीं यार, शायद मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगा दोनों चीज़ें। तो मैंने सोचा पहले मैं एक को पा लेता हूँ, उसके बाद सोचा जाएगा दूसरे के बारे में। मतलब आप यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आ रहा है। जो बच्चे पूछते हैं कि क्या हम 2 चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की, बैंकिंग की, उनके लिए क्या आपके लिए मतलब सजेशन? देखिए, उनके लिए मैं यही चीज़ कहूँगा कि ब्रदर देखिए, अगर आप 2 चीज़ में, ये 2 चीज़ का एग्जाम्पल आपको मैं 2 तरह से प्रूव कर सकता हूँ। जब मैं LIC में था तब भी मैं तैयारी करता था। तो अगर मैं जब भी एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर लेता तो या तो मैं जॉब में होता या दूसरी जॉब में होता, या तो उसी जॉब में होता या दूसरी में होता। बट मैंने तब भी 2 नाव में पैर रखे, तब भी नहीं हुआ, डिले होता, मतलब डिले हो, आपकी सक्सेस डिले हो रही है। यहाँ भी सेम डिसीजन लिया, अगेन डिले हो रहा था। बट वन फाइन डे मैंने डिसाइड किया कि मैं अब नहीं कर पाऊंगा, अब हिम्मत नहीं है, एक ही चीज़ करूँगा, एक ही चीज़ पे फोकस करूँगा। यहाँ होगा तो ठीक है, अदरवाइज शायद मेरे पास टाइम नहीं है, खासकर मेरे केस में टाइम नहीं था बिल्कुल। तो फिर मैंने वो कोचिंग अपनी छोड़ दी एसएससी वाली, बैंकिंग पे आ गया। अब बैंकिंग पे आने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि शायद आरआरबी पीओ निकालना, मैंने थोड़ा सा ये एनालाइज किया कि आरआरबी पीओ निकालना मेरे लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी था बाकी सब एग्जाम से। अच्छा। जहाँ तक कि आईपीएस मतलब आरआरबी क्लर्क निकालना मेरे लिए मुश्किल होता था, बट मुझे था कि मैं आरआरबी पीओ वाला एग्जाम तो निकाल ही लूँगा। अच्छा। क्योंकि उसमें देखिए जो स्ट्रेंथ थी वो ये थी कि आजकल इंग्लिश थोड़ी डायनेमिक है। तो मैंने हिंदी चूज़ करी। वेरी गुड। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एयरफोर्स स्कूल, आई चोज हिंदी। अच्छा। ठीक है। सेकेंडली, हाँ, मैं ये कहूँगा कि बैकग्राउंड का मुझे बहुत फ़ायदा था। मैंने आईटी से बीटेक किया हुआ, तो मैंने कंप्यूटर में थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करी। मुझे ये था कि मैं कंप्यूटर में एटलीस्ट 40 में से 30-35 नंबर लेके आऊँ। ओके। उससे नीचे नहीं। ओके। और हिंदी में मुझे ये था कि उसमें भी, क्योंकि देखिए ऐसा है कि हिंदी जो बैंकिंग की है वो एसएससी और स्टेट लेवल एग्जाम से थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके। उसमें क्या है कि आपका जो पैटर्न इंग्लिश का है वही हिंदी में आता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करने में ईजी हो जाता है। अच्छा, यू मीन टू से अगर आप हिंदी की बात कर रहे हैं तो जो आप एसएससी में जो हिंदी आती है ना, या मतलब ऐसे कोई एग्जाम में हिंदी आती है जो स्टेट लेवल में हिंदी आती है जैसे, हाँ। तो उसकी हिंदी और ये जो आपने पीओ का एग्जाम दिया इसकी हिंदी में बेसिक क्या डिफरेंस आपको लगा? देखिए, डिफरेंस ये है कि जो वो लोग फोकस करते हैं ग्रामर पे, अच्छा, और बैंकिंग फोकस करती है कॉम्प्रिहेंशन पे। अच्छा, मतलब आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या लैंग्वेज के ऊपर। अच्छा, दे डोंट बॉदर कि आपका ग्रामर कितना स्ट्रांग है। अच्छा, दे बॉदर कि हाँ, एक डे टू डे लाइफ में हिंदी टैकल कर सकते नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत डेप्थ में नहीं जाते, मतलब डेप्थ में नहीं जाते हैं। अच्छा, जहाँ इंग्लिश में इकोनॉमी पे रिलेटेड और मतलब फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर मतलब आर्टिकल्स आते हैं, वही हिंदी में स्टोरी बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। वो मतलब कंपैरेटिवली बहुत इजी हो तो गया। वो कहीं ना कहीं मैं खासकर कहूँगा जो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो आरआरबी में हिंदी प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, चाहे वो बेशक इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं, बट हाँ, उनके लिए वो विन विन सिचुएशन है अगर पेपर थोड़ा सा भी ईजी आया तो। पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, हाँ, तो उसके बाद फिर कहानी आगे चली, प्रिपरेशन चल रही थी मोड, फाइनेंशियली फिर से दिक्कत आनी शुरू हो गई। ओह, तो मैं इसमें मेरी वाइफ का नाम शिवांगी है, शिवांगी अग्रवाल। ओके, तो मैं उनका थैंक कहूँगा आज बैंकर्स अड्डा के माध्यम से, बिल्कुल बिल्कुल, फॉर श्योर, कि उन्होंने मुझे ये प्रॉमिस किया कि यार कोई नहीं, आपने जॉब छोड़ दी ना, तो अब मैं जॉब करूँगी। गॉड, ठीक है, दिस इज समथिंग रियली इंस्पायरिंग। तो वो MBA फाइनेंस है। ओके, तो उन्होंने मीन टाइम जॉब कैच करी, और ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत ही खर्चे लायक उसमें जो भी सैलरी मिलती थी। बट हाँ, ये है कि 2 लोगों के लिए परिवार के साथ रहते हुए सफिशेंट था। और मैं अपने जो फादर हैं मिस्टर किशन सिंह, और मेरी मम्मी का नाम राधा है तो उन सब, और मेरा ब्रदर है संजू। वेरी गुड। तो पूरे फैमिली ने, मेरा भाई खासकर जो है संजू, वो बहुत मोटिवेट करता है मुझे कि मतलब भैया आप कर लोगे, आपके अंदर है, आप LIC में भी गए हो, आप कर लोगे। मतलब एक होता है ना, मतलब एक हमें चाहिए जो हमें हाँ, पुश करता रहे, पुश करता रहे, एक पुश जो है मिलता है। और वाइफ ने भी काफ़ी सपोर्ट किया कि नहीं यार, मतलब आप कर लोगे, बस ये काफ़ी होता है, कर लोगे। बाकी
फादर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, क्योंकि देखिए 2012 का पास आउट और सेटल होके फिर अनसेटल होना, तो फादर का कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूँगा गलत थे, वो राइट थे, बट उनका एटीट्यूड ऐसा हो गया था कि शायद वो ऐसा कहने लग गए थे कि जब भी मैं कोई एग्ज़ाम दे के आ रहा हूँ तो उनका स्टेट अवे होता था, तेरा नहीं होगा इसमें, ठीक है। मतलब उनके मन में आ गया था कि शायद नहीं अब नहीं होगा। कहीं ना कहीं मेरी भी गलतियाँ रही हैं, थोड़ा सुबह थोड़ा लेट उठता था, ठीक है, या सुबह मतलब एक डिसिप्लिन ऐसा होता है, डिसिप्लिन भी बिगड़ जाता है आदमी का बिगड़ जाता जब वो थोड़ा सा मोरल डाउन होता है लाइफ में। ठोकर खाने की वजह से हो सकता है आपको, मतलब कई बार आपकी जो ठोकरें हैं वो आपको हो सकता है नेगेटिविटी की तरफ ले जाए, या आपके मन में आए कि अब तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना। बट मेरे ख्याल में वही राइट टाइम, अगर आप एडमेंट हो गए कि नहीं मुझे करना है अभी भी, तो उस टाइम फिर पेशेंस काम आया मेरा खुद का, कि नहीं यार, चाहे मतलब फादर बोल रहे हैं कोई बात नहीं, वो अंदर से नहीं बोल रहे अपने दिल से, वो उनका एक ऊपरी वो है, क्योंकि क्या ना, लोग सता देते हैं काफ़ी पेरेंट्स को भी, तो उनके मन में भी नेगेटिविटी आती है कि यार, या फिर वो ये चाहते हैं कि नज़र ना लगे कम से कम, एग्जैक्टली, है ना, हमारे जो बच्चा सक्सेस कर रहा है। बहुत ही उम्दा बात है, बहुत। तो ये चीज़ है, तो वो कहने लग गए थे कि यार, मैं एक बार टाइपिंग टेस्ट दे के आया था, तो वो कह रहे थे कि ये टाइपिंग तेरे से नहीं होगी। तो हालांकि मैंने वो बाद में क्लियर किया। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं देखा है तो पॉजिटिव भी, क्योंकि वो आपको किक दे रही है कि नहीं करना है, नहीं यार पापा ने ऐसे कैसे बोल दिया, करना है। पॉइंट यहाँ पर है स्टूडेंट्स, आप उस चीज़ को नेगेटिवली ना लें। मैंने देखा है स्टूडेंट्स कई बार ऐसा होता है, उनको बुरा बोल दो, मुंह फुला के बैठ जाएंगे, फिर वो नहीं, अब नहीं कर, क्यों ऐसा बोल दिया, अब ऐसा नहीं, तो उसको आपको पॉजिटिवली लेना। हाँ, बाकी मेरे दोस्त हैं, एक मेरा स्कूल का दोस्त है हरीश शर्मा, एक मेरा कॉलेज का बैचमेट है जितेश रोपर, और भी काफ़ी सपोर्टिव लोग हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के भी मेरे मैनेजर्स हैं, और भी दोस्त हैं, पीएनबी मेट लाइफ के हैं, एलआईसी के हैं, बहुत पुराने। तो इन लोगों का बहुत हाथ रहा है कि भाई मोटिवेशन में, कि नहीं यार कर सकता है, या प्राइवेट जॉब मत कर, छोड़ दे, क्यों जा रहा है। रादर मेरा आईसीआईसीआई बैंक पीओ में भी नंबर आ गया था। अच्छा। और 25 ईयर मेरी एज हो चुकी थी, तो लास्ट अटेम्प्ट था मेरा। ओके। तो उसमें मैं, जब मेरा लास्ट इतना पेमेंट करने का 10,000 रुपीज़ का, तो मतलब आई वॉज क्राइंग कि यार मैं इसको क्यों छोड़ रहा हूँ, मेरी तो लाइफ ख़राब हो जाएगी। देन बट वो मैंने डिसीजन लिया, दिस इज कॉल्ड पेशेंस, कि मतलब डट के गलत स्टेप नहीं उठाना है आपको, रुक जाना है वहाँ पर। यहाँ तक कि मेरा एचसीएल में भी हुआ, तो लोगों ने कहा कि आईटी से तो एचसीएल में चला जा, एंड दे वर ऑफरिंग 16,000 रुपीज़ में ईयर। तो उसको भी मैंने मतलब होल्ड किया डिसीजन को। तो देखिए रिस्क तो है लाइफ में, रिस्क तो है, लाइफ में रिस्क है। तो वो चीज़ फिर छोड़ी, फिर अगेन टाइम आगे बढ़ा, फिर एग्ज़ाम्स आए। हाँ, बट मैं ये कहूँगा कि जो मेरी प्रिपरेशन चल रही थी, जो मैंने अपने मेंटर्स बैंकर्स अड्डा के या फिर जो फैकल्टी, जब उनके एडवाइस ली, तो उन्होंने अच्छा गाइडेंस किया, और मेरा काफ़ी दिन के बाद आरआरबी क्लर्क निकला प्री। तो मुझे लगा कि शायद मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ, शायद काम बन जाए आगे चल के 6 महीने में। तो आपको एक पॉजिटिव होप यहाँ से मिली कि आपका आरआरबी जो क्लर्क था वो क्लियर हुआ। बिल्कुल। ओके, उसके बाद अब क्लर्क क्लियर होने के बाद फिर ट्रैक तो मैं समझ ही गया था कि हाँ, मतलब डायरेक्शन सही है, और प्रिपरेशन मोड भी ठीक जा रहा है। बट कहीं ना कहीं मेरा कट ऑफ से थोड़े नंबर से क्लियर हुआ था, तो मुझे समझ में आ गया था कि शायद अभी और ज़रूरत है। अच्छा, अभी और ज़रूरत है। तो फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम्स नियर बाई आने शुरू हुए, तो फिर मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी ये बनाई कि हिंदी, कंप्यूटर्स और आपका जीके, जीएस, इन 3 पे फोकस करूंगा मैं। ओके। क्योंकि ये स्कोरिंग है, लोग इनको नेगलेक्ट कर देते हैं, हाँ। जबकि यही चीज़ बताऊँ, यही की टू सक्सेस है अगर आपको आरआरबी क्लियर करना है तो, क्योंकि उसका पैटर्न पुराना है। ठीक है। तो उसको मैंने फोकस किया। मैथ्स रीजनिंग को जो जितना मैं क्लास में पढ़ता था, जितना मैं प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस करता था, उसी को मैंने मेंटेन किया। अच्छा अच्छा। क्योंकि देखिए क्या है कि रीजनिंग में और मैथ्स में जो क्वेश्चन है वो बहुत डायनेमिक है। मतलब आप जो पढ़ रहे हैं पैटर्न सेम आ सकता है, बट क्वेश्चन कभी सेम नहीं आएगा। अच्छा। बिकॉज क्वेश्चन का रिपीट होना तो इम्पॉसिबल है। हाँ। तो बट हाँ, ये कंप्यूटर्स में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, और आपके जीके में तो क्वेश्चन जो स्टार्टिंग है वो रिपीट होते हैं। और हिंदी में भी ये है कि जो क्या है, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, तो हिंदी में अगर आप एक प्रैक्टिस बनाए रखें, अपनी घर पे भी बोल रहे हैं, या कभी कहानी पढ़ने का शौक है, तो या न्यूज़पेपर हिंदी का पढ़ लेते हैं, तो बहुत आसानी से ग्रैब कर सकते हो आप हिंदी को। मतलब कहना है कि जो स्टूडेंट फैमिलियर हैं टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी से, तो उनको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा क्या पूछ रहा है। बिल्कुल। इवन अगर टफ भी वोकैबुलरी होगी हिंदी की, तो आप समझ जाओगे कि हाँ, इसका ये सेंस होगा, ये सेंस होगा इसका। जो इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, मोर ओवर स्टूडेंट्स बोलते हैं, आप इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली यहाँ पर, अगर इंग्लिश का आपका बैकग्राउंड है भी, फिर भी आपका एक विन टू विन सिचुएशन बन जाती है अगर हिंदी ऑप्ट करते हो आरआरबी पीओ में या क्लर्क में। तो इस तरह का यहाँ पर एक सवाल अभी मैं आपको बीच में ऐड करूँगा कि जो
सब्जेक्ट वाइज प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, ये बहुत निरंतर बनी रहती है। मैथ्स को लेकर के एक फोबिया है, रीजनिंग का चलो ठीक है कॉमन है, इंग्लिश आपने बता दिया, हिंदी ऑप्ट करनी है। तो ये मैथ्स को लेकर के अब जीएस को लेकर थोड़ी हम बात करेंगे, पर क्या प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बेसिकली? देखिए, जो जीएस की स्ट्रैटेजी है वो तो मैंने थोड़ा सा डीप वर्क किया इसके ऊपर। मैंने करीबन 20 से 25 दिन लगातार जीएस पढ़ी है, और उसमें मेरा ये था, मैंने आरबीआई के जितने भी नोटिस थे करंट, अच्छा, वेबसाइट पे जाके, वो करीबन 100-150 नोटिस होते हैं, वो मैंने सारे पढ़ लिए थे एक बार के लिए। ओके ओके, ठीक है, तो उससे क्या है आरबीआई में, क्योंकि देखिए जो आरबीआई के सर्कुलर्स होते हैं उसी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर, तो आरबीआई के सर्कुलर्स आप पढ़ सकते हैं मूवमेंट पे, बिल्कुल। क्योंकि स्टैटिक जो टर्मिनोलॉजी उसमें यूज़ हुई है वही टर्मिनोलॉजी उठ के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं करंट के। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज़ पे मैंने फोकस किया। बाकी जो बैंकिंग के स्पेशलाइज्ड थोड़े कोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लोग करते हैं, अगर आप उनके थोड़े सिलेबस पे नज़र मार लेंगे एक बारी, तो वहाँ से भी कुछ आने के चांसेस बन जाते हैं। ओके, तो वहाँ से आप देखें। बाकी जो करंट है वो तो भाई सबके पास ही अवेलेबल है, कहीं से भी पढ़ लीजिए, वो तो किसी भी मैगजीन से। बाकी अब मैथ्स का रिगार्डिंग देखिए मैं ये कहूँगा, और मैं रीजनिंग भी साथ में ऐड कर लेता हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग में अब जैसे मेरे पेपर में थोड़ा, मेरा जैसे स्केल 2 का पेपर है तो थोड़ा सा टफ आया था, हल्का सा। अच्छा। पीओ से टफ आता है थोड़ा सा। तो स्केल 2 के पेपर में क्या है कि कोई भी रीजनिंग में पजल के अलावा कुछ नहीं आया था। अच्छा, अब पजल देख के 8 पजल आपने देख ली 40 नंबर की, तो एकदम से आपका फ्यूज उड़ जाता है कि यार मतलब मुश्किल है। और लिटरली स्केल 2 का एग्जाम है तो पजल्स का लेवल आप समझ सकते हैं क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कि क्लियर मतलब शुरुआत कहाँ से करें समझ में नहीं आता। तो आप प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए बनाए रखें कि आपकी दिमाग की एक्सरसाइज होती रहे, दिमाग वीक ना पड़े उस टाइम पे सोचने के लिए। तो मैंने सिर्फ यही चीज़ वहाँ पर, आपको बस ये दिमाग लगाना है कि कौन सी पजल में टच करूँ एक बार, और वो एक बार में हो जाए, बस यही आर्ट है। आप सारी पजल अगर टच करने बैठेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा। बस एक आपको ये देखना है कि पजल टच कौन सी करूँ। तो मैंने 3 पजल टच करी थी 15 नंबर की बस। अच्छा, उसके अलावा मुझसे नहीं हुई कोई भी। बाकी मैथ्स की बात करूंगा तो अगेन मैथ्स में भी स्केल 2 में खाली डीआई आता है, जैसे एसबीआई पीओ की तरह। तो वही सेम चीज़ की आपको भी डीआई ये देखना है कि आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि डीआई देख के मालूम पड़ जाए कि डीआई किस तरह का आपको अटेम्प्ट करना है। अच्छा, हालांकि डीआई के पैटर्न बहुत हैं, हर चीज़ है, और डीआई में भी आप कोशिश ये करें कि हर डीआई में से 2-2 क्वेश्चन करने की कोशिश करें। अच्छा, क्योंकि अब 8 डीआई आई हैं, तो अगर 8 में भी 2-2 कर लिए 16 नंबर आपके वैसे ही हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, और 16 में वो 1.5 नंबर का होता है तो वैसे ज़्यादा हो जाते हैं आपके। बिल्कुल। तो मैंने 10 क्वेश्चन किए बस मैथ्स में। बाकी जो मेरा पूरा मैंने मीटर खींचा है वो कंप्यूटर्स में पूरे के पूरे बटे में से बटे, अच्छा, और हिंदी में मैक्सिमम, ओके, और जीएस में भी मैक्सिमम। तो यही, क्योंकि आरआरबी देखो, आरआरबी की खूबसूरती यही है बस कि आप उसमें जो पुराने सिलेबस के थ्रू आप मतलब जीत सकते हो। अच्छा, तो बेसिकली जैसे आपने बताया ये जो आपने स्ट्रेटजी बनाई इसकी प्रिपरेशन की, तो क्या लगता है कि रीजनिंग से मतलब आपने ज़्यादा मार्क्स बनाए इधर वाले पार्ट से? मतलब जैसे रीजनिंग बच्चे कई बार ज़्यादा मार्क्स बना लेते हैं Yes. कंपैरेटिवली, तो आपको लगा कि रीजनिंग से ज़्यादा मार्क्स आपने इधर वाले पोर्शन से बना लिए, जैसे Yes. जीएस का 3 पोर्शन से, है ना, और हिंदी का पोर्शन है, इससे कंप्यूटर्स से भी आपने अच्छे मार्क्स Yes, बना yes, लिए। yes. तो कहने मतलब वो आपके लिए बेनिफिशियल रहा। तो स्टूडेंट्स को क्या इस स्ट्रैटेजी से वर्क करना चाहिए, या मतलब कुछ और वो डिफरेंट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं प्रिपरेशन के टाइम पर आरआरबी पीओ वगैरह में? देखिए मैं कहूँगा कि जो बाकी 3 सब्जेक्ट हैं हाँ हाँ, वो एक ग्रेजुएट बंदे के लिए टैकल करना ईजी नहीं है, मतलब सॉरी ईजी है। ईजी है। और अगर मैथ्स और रीजनिंग में हाथ आपका अच्छा है ओके, तो वो आपके लिए सोने पे सुहागे वाली बात है। अगर मैथ्स अच्छा है, मतलब दोनों अगर अच्छे हैं तो वो आपके लिए एडेड एडवांटेज है, मतलब आप एक अच्छा मार्जिन क्रिएट कर लोगे। कर लोगे। बट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जिसका मैथ्स और रीजनिंग वीक है तो वो पीछे रह जाएगा, मैं ये भी नहीं कहूँगा। अच्छा, क्योंकि वो बाकी 3 में अगर अपना फोकस करता है हाँ, तो वो शायद इनसे भी आगे निकल सकता है। ओके, क्योंकि रीजनिंग जो जीएस है, अब मान लीजिए एक बंदे का मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग अच्छी है, बट जीएस में वो कर ही नहीं पा रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, पढ़ा ही नहीं है। सही बात है। तो वो चीज़ें फिर देखिए एक नंबर का खेल है यहाँ पर, तो एक नंबर डिफरेंस क्रिएट कर देता है। करेक्ट 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 करेक्ट। तो कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि वो एक तो प्रिपरेशन ओवरऑल करनी है उसको, बट कहीं ना कहीं उसको प्रायोरिटाइज ये भी कर लेना कि जैसे उसका ये फेवरेट सब्जेक्ट है तो उससे भी वो कर सकता है बेहतर, बिल्कुल, है ना। जैसे उसका कोई फेवरेट सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल इंग्लिश है या हिंदी है या मैथ्स है, तो वहाँ से और ज़्यादा खींच सकता है मार्क्स। Yes. बाकी तो वो कर ही रहा है, जनरल एक प्रिपरेशन कर ही रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो अब एक सवाल यहाँ पर और मैं इसको जोड़ करके इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो आपकी इंस्पिरेशन थी, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे थे, आपने आरआरबी पहले क्लर्क निकाला, बाद में आपने पीओ निकाला, तो उस बीच कोई ऐसा पॉइंट था जो आपको और ज़्यादा बूस्ट कर रहा था कि नहीं अब बिल्कुल मैं अब फाइनली उस पॉइंट पर आ चुका हूँ जो मुझे जाना था, पहुँचना था,
तो उस टाइम पर कोई ऐसा हेल्प आपको मिली हो या कोई ऐसा पॉइंट मिला हो जिसमें आपको बूस्ट कर दिया कि हाँ बस अब रुकना नहीं है क्योंकि मैं एंड पॉइंट पर पहुंच चुका हूं, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका हूँ? तो देखिए उसका तो सिर्फ यही होता है, पास्ट के जो इंसिडेंट्स हैं अगर आप उनको याद कर लेंगे तो डर जाएंगे, ओह, तो वही चीज़ आपको मोटिवेट कर सकती है। देखिए मोटिवेशन ही आपको अंत तक पहुंचाएगी। मोटिवेशन प्रिपरेशन तो है ही, बट मोटिवेशन, क्योंकि प्रिपरेशन जब भी करोगे जब मोटिवेट होगे, और जब मोटिवेट ही नहीं होगे तो प्रिपरेशन कहाँ से करोगे? तो आपको डेली मोटिवेट करना है अपने आप को। डेली मोटिवेट करना है। देखिए मैं आपको बताऊंगा एक इंसिडेंट कि जब मैं अपनी पीएनबी मेटलाइफ की ब्रांच में था, तो मैं बाहर बैठता था एक कॉर्नर में, मुझे सीट मिली हुई थी और मैं एक प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय था, ओके, और मेरे बाजू में एक क्लर्क बैठती थी, अच्छा, ठीक है, और भी लोग बैठते थे, तो वो मुझसे बात नहीं करते थे। अच्छा, उनका क्या एटीट्यूड था कि वी आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड ही इज जस्ट ए सिंपल प्राइवेट एम्प्लॉय जो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में डील करता है। तो मैं वो दिन सोचता था कि यार मुझे उस चीज़ में दोबारा नहीं जाना, कि मतलब मैं एक क्लर्क को देख के भी मतलब नीचे फील कर रहा हूँ। तो देखिए बाकी फिर मेहनत है। एक वो दिन था जब मैं उसी ब्रांच में पीएनबी मेट लाइफ मतलब पीएनबी की ब्रांच में बैठता था और पॉलिसी सेल करता था, और एक आज का दिन है उसी बैंक में उन्हीं की ब्रांच में मैं एज ए मैनेजर बन के बैठूंगा। वो बहुत बड़ी बात है। तो ये का बहुत बड़ा चीज़ मतलब ये आपको याद करना है। और मेरे दिमाग में आता था कि यार अगर ये नहीं हुआ ना, तो शायद लाइफ में कैसे निकालूंगा, मतलब अंधेरा आ जाता सामने, मतलब कि शायद कुछ भविष्य है भी कि नहीं है। हाँ, बहुत बहुत बहुत, तो बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है ये, बहुत ही ज़्यादा मतलब इससे कह सकते हैं कि सभी के लिए, जो सभी हमारे एस्पायरेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा इस शो से आपको बहुत ही सारी प्रेरणा मिल रही हैं, और साथ ही साथ आपको ये पता चल रहा है कि इतनी डार्कनेस, इतनी जैसे कहते हैं ग्लिचेस, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद, इतने हिंड्रेंसेस आए इनकी लाइफ में, इतनी प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की, उसके बावजूद जो सबसे बड़ा एक जो पॉइंट है जो सीखने को मिल रहा है, दैट इज़ पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये आप अकेले नहीं हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पहली बात, एग्ज़ाम कभी ख़राब हो जाता है, किसी का कोई एग्ज़ाम टफ आ जाता है, किसी की कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है, किसी की कट ऑफ कम चली जाती है, कोई एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आती है। आपका भी सही मानना है कि कहीं ना कहीं वो एक बच्चे के ऊपर नहीं है, वो सबके लिए, अगर प्रॉब्लम है सबके लिए, अगर प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो हर कोई फेस कर रहा है। बट अगर आप क्राउड से अलग हैं तो सिर्फ इस रीज़न से कि आप अपने आप को कितना मेंटेन कर पाते हैं उस प्रॉब्लम में, अपने आप को कितना स्टैंड दे पाते हैं। तो यही सबसे बड़ा कारण होता है हमें आगे ले जाने का, हमें विजयी बनाने का। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ से बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो कपिल जी, कहीं ना कहीं आपने बच्चों को जो ये सारी बात बताई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है, बहुत ही हेल्प मिली है। एक फाइनल बात मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर आपके ही द्वारा बच्चों तक, कि क्या लगता है फाइनली जो बच्चे अब प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, और जो इस मझधार में फंसे हुए हैं इस समय, जो ये सोच नहीं पा रहे हैं कि आगे प्रिपरेशन करें, या जो उनके पहले एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए, तो क्या उनसे वो रुक जाएं, प्राइवेट जॉब की तरफ चले जाएं, या अभी वो तैयारी को ही अपना समय दें और पूरी कोशिश करके इस साल आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, पीओ क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, जितने भी एग्जाम हैं उन्हीं पर फोकस करें? क्या उनको एक रीजन बता दें? देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं माइंड के किसी कोने में ये बात तो है कि जॉब तो गवर्नमेंट ही करनी है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप प्राइवेट जॉब की तरफ आपको ऑफर मिल रहे हैं तो देखिए वो तो आपको डिस्टर्ब जरूर करेंगे, इसमें नो डाउट। पैसे मिलते हैं, हाँ पैसे मिलते हैं, बट मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर फ्री हैं, माइंड से फ्री हैं, फाइनेंशियली फ्री हैं, क्योंकि देखिए हर एक की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, करेक्ट, हर एक को मैं अपने साथ नहीं तोल सकता, सही बात है, हो सकता है किसी को फाइनेंशियली दिक्कत हो। तो अगर फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, तो फिर डट जाएं, रुकें और 30 साल तक देते रहें, ठीक है। और अगर जिम्मेदारियाँ हैं, फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, या फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक है, तो यार, या और कोई फैमिली प्रेशर है, और कोई फैमिली प्रेशर है, तो बिल्कुल करें प्राइवेट जॉब। बट अपने माइंड में अपना जो गोल है उसको ना भूलें, क्योंकि ना प्राइवेट जॉब में ज्वाइन करने के बाद आदमी गोल भूल जाता है अपना। अगर आप सपोज प्राइवेट बैंकिंग में भी जाते हैं, आप आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक के प्रोग्राम्स निकलते हैं, उनमें भी अगर आपको ऑफर मिलता है तो आप अगर आप फाइनेंशियली दिक्कत है तो ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज आगे और मौके मिलेंगे दोबारा घुसने के गवर्नमेंट सेक्टर में। बट अगर दिक्कत नहीं है तो फिर आप रुक जाओ, पेशेंस रखो लाइफ में। 30 साल तक की उम्र, देखिए आजकल क्या सेटलमेंट धीरे होता है, सही बात, ठीक है। आजकल वो जमाने गए जब 25-25 साल में लोग सेटल हो जाते थे, अब सेटलमेंट की जो उम्र है वो 30 साल आगे खिसक के, सही बात, तो 30 साल तक तो भाई वेट करो, और 30 साल में जब ना हो
तो यार देखिए प्राइवेट जॉब में ऐसा है कि बन ही जाता है करियर फिर लास्ट में घिस पिट के, क्योंकि ना फिर क्या है ना, आदमी एक नाव में आता है, फिर तो वो प्राइवेट में भी सक्सेस हो जाता है लास्ट में। करेक्ट 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 करेक्ट। तो मैं यही एक लास्ट में मतलब मैसेज देना चाहूँगा कि अभी फोकस रहें इस पर, और अगर इसमें रहेंगे ना तो लास्ट में एक मलाल रह जाएगा जीवन भर कि काश उस टाइम तैयारी कर ली होती तो आज हम डांट नहीं खानी पड़ती बॉस की। ओके तो स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स, आपने देखा इस शो में आपको बेहतरीन कुछ ऐसे बहुत ही सादगी भरे ऐसे पल भी थे जहां आपको सच में लगा कि आप इनके साथ ऐसे जुड़े हैं जैसे मुझे भी ऐसा फील आया। पर्सनली मैंने फील किया कि वो प्रॉब्लम सच में मेरे सामने से जा रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से इन्होंने बहादुरी से बताया है कि फेस करना है। एक्चुअली ये बहुत बहादुरी का काम है। हर काम जो है वो आप लड़ कर नहीं करते, बट आप किसी चीज़ को फेस कर उससे जब आगे गुजरते हैं, उस चीज़ को हासिल करते हैं, तो वो भी आपकी लड़ाई है, वो भी आपकी बहादुरी है। तो स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीखने को मिला इस शो से और इन सर से यहाँ पर कपिल सिंह से मिलकर, और मैं बहुत बेहद खुश हूँ और शुक्रिया स्टूडेंट्स की तरफ से, आपने जो उनको इतनी सारी जानकारी दी। थैंक यू सो मच थैंक यू सर, हमारे शो ऑल में द जुड़ने बेस्ट के लिए। गाइस।